हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 का साइंस और क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो काफी आते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन समझिए, ये लॉन्ग है जो 6 नंबर का आता है एग्जाम में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देके समझाइए। तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आपको लिखना क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, एक हो या एक से अधिक हो पदार्थ, परस्पर क्रिया करके, परस्पर देखिए परस्पर का मतलब होता है आपस में, क्या होता है आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। जैसे नया पदार्थ बन जाता है, आपस में क्रिया करेंगे तो नया पदार्थ बनेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात यह है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, इसका उदाहरण क्या है कि मैग्नीशियम व देखिए, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको देखिए डायरेक्ट इसके रिएक्शन से समझें। देखिए, जब मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और यही यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको ना लिख के जो इसमें दे रखी है थ्योरी, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है या बनता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पर 2 कैसा आया है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए गए थे, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, अब ये 2 कहाँ से आया है, ये आया है बैलेंसी के लिए, संतुलन के लिए। देखिए, Mg यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर Mg कितने हैं, 1 है, Mg कंप्लीट है। ध्यान से देखें, यहाँ पर कौन है, Cl2, कौन है Cl2, Cl2 का मतलब 2 Cl है, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 Cl, तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2 जो लगा हुआ आपको 2 से गुणा करिए, तभी यहाँ पर क्या हुआ है, 2 Cl हुआ है, मतलब 2 से गुणा करके 2 Cl कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पे ये 2 जो है ये H के भी गुणा में है और Cl के भी गुणा में है। जब 2 से H की गुणा करेंगे तो 2H हो जाएगा, तो इधर भी H कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उड़ता हुई जा रही है, इस तीर का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस निकल के चली गई है, उड़ के चली गई है। तो मैग्नीशियम की क्रिया हमने किससे कराई है, HCl से कराई है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब ये कह रहे हैं कि इसके प्रकार भी बताओ, प्रकार भी बताओ। देखिए, पहले हम इसको क्लीन कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इसको नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, देखिए ये हो चुका क्लीन, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आपको इसमें ये जो एग्जाम्पल में थ्योरी दे रखी है, आप इसको ना याद करके आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मैग्नीशियम की क्रिया HCl से कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या चली जाती है, उड़कर चली जाती है, फिर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बनती है। ऐसे भी कैसे भी लिख सकते हैं, घुमा फिरा के। चलिए आगे समझते हैं। आगे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता दो, तो प्रकार समझिए। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के हैं, मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। अब नंबर 1 प्रकार क्या है वो देखें, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पर जो पदार्थ होंगे वो जुड़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो पदार्थ के अणु हैं परस्पर जुड़कर, आपस में जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। अगर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं संयोजन। तो इसमें भी वही बात है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेंगे या उसके अणु लेंगे और क्या बनता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, उससे भी उसमें एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनते हैं, जो नया वाला प्रोडक्ट बन गया जिसको बोलते हैं उत्पाद। अब इसको एग्जांपल से समझें। जैसे आप सोडियम की क्रिया, यानी कि क्रिया क्लोरीन Cl में जलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि Na की क्रिया Cl से कराने पर क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। तो सोडियम की क्रिया क्लोरीन गैस से कराने पर सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 2 जो है ये इसके गुणा में है, 2 से गुणा कर रखी है। अब यहाँ पर कितने, 2 ही Na है, 2 ही Na इधर है, कंप्लीट है। अब Cl कितने, यहाँ पर 2 हैं, क्योंकि Cl2 क्या होती है, क्लोरीन गैस होती है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी जरूरी थी। जब 2 से Cl की गुणा करेंगे तो 2 Cl इधर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बैलेंसी के लिए आते हैं, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये भी आसान है फ्रेंड्स, इसको भी हम कर देते हैं क्लीन, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स आप। ओके, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, दूसरा प्रकार क्या है इसका, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, हटना।
वियोजन होना, अलग होना। संयोजन का मतलब पहला था जुड़ना, अब यहाँ पर वियोजन होगा। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी पदार्थ या तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने छोटे छोटे अवयवों में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। वियोजित का मतलब होता है टूट जाना या अलग हो जाना, वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया उष्मा से भी हो सकती है, प्रकाश से भी हो सकती है और विद्युत द्वारा संपन्न कराई जा सकती है। मतलब विद्युत के द्वारा भी कर सकते हैं, उष्मा के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ये कई तरीके से वियोजन हो सकता है किसी भी अभिक्रिया का। देखिए वियोजन अभिक्रिया निम्नलिखित दो प्रकार की भी होती है, जैसे कि इसमें दे रखा है कि एक होता है उष्मीय वियोजन, जैसे कि उष्मा के द्वारा होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसके इंग्लिश में। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया उष्मा देने पर होती है, कब देने पर, उष्मा देने पर। अगर जैसे आपने उसको उष्मा दी है तो वियोजन हो जाएगा, टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन हमें करना है, तो पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3, ये होता है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, उसको उष्मा देंगे, यहाँ पर उष्मा है या अपघटन करेंगे, तो पोटेशियम क्लोराइड में टूट जाएगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। बाकी इसकी वैलेंसी के लिए देखिए 2 के कंप्लीट हैं, इधर भी 2 के पूरे हैं। Cl कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से गुणा करके 2 Cl पूरे हैं। अब देखिए 3 जो है 2 के गुणा में मतलब 3 दूनी 6 वो कर देगा, तो 3 दूनी 6 वो इधर भी, तो सारे मान इधर भी कंप्लीट हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, आसान है, बस उष्मा के द्वारा अगर होगा वियोजन, अगर पदार्थ के अणु टूट के निकलेंगे उष्मा के द्वारा, तो उसमें वियोजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। तीसरा प्रकार क्या है इसका, विस्थापन अभिक्रिया। आपको ऐसा ही मालूम कर सकता है एग्जाम में कि विस्थापन अभिक्रिया का या फिर विस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, इसके एग्जाम्पल भी बताइए इस तरीके से, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस तरीके से ही मालूम कर सकता है। तो विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जो विस्थापन होती है। विस्थापन का मतलब होता है जैसे कि एक बंदा यहाँ पर बैठा है, ये उठ के इधर को चला गया है और इधर वाला इधर को आ गया है, मतलब चेंजिंग करना। एक इधर बैठा है, एक दूसरी साइड में बैठा है, उन्होंने जगह आपस में चेंज कर ली है, तो उनका विस्थापन हो गया एक तरीके से। तो विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह या मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। आसान है, देखो विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ का अणु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के स्थान पर चला जाता है और वो वाला अणु या परमाणु उसके पहले वाले स्थान पर आ जाता है पलट के, मतलब आपस में जगह चेंजिंग कर लेते हैं, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आसान है, एग्जाम्पल से देखें इसको। देखिए यहाँ पर Fe की क्रिया, Fe क्या होता है, लोहा होता है। Fe की क्रिया आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई है, तो यहाँ पर क्या करा इसने, Fe जो है पावरफुल होता है किससे, कॉपर से। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा क्रियाशील तत्व है Cu से, तो ये Fe को उठा के बाहर फेंक देगा। देखिए Fe को यहाँ से उठाया, इधर को फेंक दिया निकाल के, और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर इसमें कर दिया विस्थापन, इसी को बोल रहे हैं विस्थापन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला है Fe कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलय में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह आ जाता है। फलस्वरूप होता क्या है कि फेरस सल्फेट मतलब कॉपर बनते हैं, तो फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और इसकी रिएक्शन पहले से कंप्लीट है फ्रेंड्स। ओके, तो अगर मैं इसको 2 शब्दों में बताना चाहूँ विस्थापन अभिक्रिया को, तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ या अणु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे के स्थान पर चले जाता है और दूसरा वाला उसके वाले स्थान पर आ जाता है। तो चेंजिंग जैसे ही कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं विस्थापन, या फिर किसी को उठाकर दूसरी जगह भेज देना, विस्थापन कर देना। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एग्जाम्पल देके समझाओ। आंसर देखें इसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब समझे पहले, उष्मा होती है, उष्मा का मतलब जो गर्माहट होती है, जैसे धूप पड़ती है हमारी बॉडी पर तो जो गर्माहट से महसूस होती है वो उष्मा होती है एक तरीके से। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकल कर जा रही है,
तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, अब ये उत्पाद क्या होता है, देखिए इधर जितने भी हैं ये हैं तुम्हारे अभिकारक, जो चीज बन के तैयार हुई है वो होते हैं उत्पाद। तो जो मतलब जिस रिएक्शन में जो चीजें भाग लेते हैं वो अभिकारक, जो बनकर तैयार हो रहे हैं वो होते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर समझें इसको क्या बोला गया है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनने हैं उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, मतलब ऊष्मा भी वहां पे उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है इसकी थ्योरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में इसके उत्पाद के निर्माण के साथ साथ जो प्रोडक्ट बनने हैं उनके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी बनती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, प्राकृतिक गैस का दहन कर देते हैं यहाँ पर CH4, देखिए G यहाँ पर क्या है, गैस है, G यहाँ पर क्या है, गैस है। तो जहाँ पर G आ जाए वो गैस है, जहाँ पर S आ जाए वो सॉलिड है, बट यहाँ पर G है मतलब क्या है, गैस है। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन करा मतलब CH4 का दहन कर रहे हैं O2 के साथ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी है और H2O बना है। तो यहाँ पर इसके सारे बैलेंसी के लिए आ रखे हैं, जितने भी आ रखे हैं समझे इसको एक बार और। देखिए जैसे आप CH4 की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बन जाएगा और वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। देखिए और इसकी बैलेंसी के लिए पहले पढ़ लें इसको। कार्बन कितने यहाँ पर, एक कार्बन कितना, एक कार्बन कंप्लीट है। H कितने, 4, H कितने 4, तो H यहाँ पर 2 से गुणा करके H भी कितने कर देगा, 4 कर देगा। क्या कर देगा, 4, ये 2 4 H हो जाएंगे, 2 3 4 H। वो कितने, 2, वो कितने 2 और 2 O ये हो गए, तो 2 दूनी 4 हो, तो O भी यहाँ पर कंप्लीट। तो बैलेंसी है इसकी कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको उसमें 6 भी समझ में आया होगा, आसान है। देखिए अब समझें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब ऊर्जा खींचते हैं वो लोग, आपका ऊष्मा छोड़ ले रहे हैं, आपका ऊर्जा खींच रहे हैं या ऊष्मा खींच रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं मतलब अपने अंदर भर रहे हैं, तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान है कि देखिए जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा अवशोषित होती है, भरती है अपने अंदर, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। शोषी का मतलब खींच लिया अपने अंदर, ऊष्मा क्या है, खींची है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें इसको, नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बना दी है इसने, और ऊष्मा यहाँ पर क्या हुई है, शोषित हो गई है। तो यहाँ पे बैलेंसी के लिए देखें, N2 कितने हैं, 2, O कितने हैं, 2। अब 2 से गुणा करके 2 ही N हो गए और 2 ही O हो गए, तो यहाँ पर इस तरीके से NO गैस बन जाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। तो दोनों ही रिएक्शन और दोनों ही थ्योरी बिल्कुल आसान है। आप इनके रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपको हाथ सेट हो जाएगा रिएक्शंस पे। तो रिएक्शन की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, और इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। किसको, श्वसन को। श्वसन को मतलब होता है सांस लेना। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन मतलब सांस ले रहे हैं हम, जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे मैंने सांस ली इस टाइम, सांस लेने के बाद में मेरे अंदर हुआ क्या है आपको सारा इसमें बता दिया जाएगा। देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। आप देखिए मैंने खाना खाया, मान लो खाना तो खाते ही हैं, और सांस लेने के बाद में क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस जाती है वो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट देता, तोड़ देता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। बिल्कुल आसान थ्योरी है और काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ये। देखिए समझिए एक बार और। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बिकॉज, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है इसकी वजह से, जिसके फलस्वरूप होता क्या, फलस्वरूप का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे हमारा भोजन टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, अंदर जाके बॉडी के अंदर पचेगा खाना, तो वहां पर हमें चीज मिलती है ऊर्जा, और जिससे हम करते हैं वर्कआउट, मतलब कार्य करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। श्वसन क्रिया को समीकरण के रूप में निम्नवत व्यक्त किया जा सकता है। आप ये लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते, कोई बात नहीं है इसकी, बस आपको ये इस रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लेनी होगी। हमारा जो भी खाना होता है वो ग्लूकोज में टूटता जाके C6H12O6, आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, काफी अच्छा फॉर्मूला है।
जैसे ही आप ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और जल बन जाएगा और ऊर्जा हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ पर हमने खाना खाया जिससे मिला ग्लूकोज, हमने सांस ली, यहाँ पर श्वसन क्रिया करी तो वहां पर मिल गई हमें ऑक्सीजन गैस। तो जैसे ही ये आपस में रिएक्ट करेंगे खाना प्लस ऑक्सीजन गैस तो बनाएंगे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। क्या बनाएंगे? जल। तो अब इसको समझें, इसकी वैलेंसी को समझें। ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और जल बन जाता है और ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए कार्बन कितने हैं? 6। इधर कार्बन कितने? 6। तो 6 से यहाँ पर गुणा करके तो कार्बन कर देंगे कंप्लीट। आगे समझें। H कितने हैं? 12। तो यहाँ पर 6 से गुणा करके 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से इस 2 की गुणा करेंगे जो बेस में है नीचे है, 6 दूनी 12, तो 12 H इधर हो गए। तो इधर भी H कंप्लीट। देखिए इधर के मान और इधर के मान पूरे बराबर होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समझे आगे। देखिए H भी कितने पूरे हैं? O कितने? यहाँ पर 6, 6 दूनी 12 O, तो 12 और 6 18 हैं इस साइड में, तो 6 दूनी 12 और 12 6 18, मतलब O भी कंप्लीट है, H भी कंप्लीट है, C भी कंप्लीट है, तो इसका मतलब पूरी ही रिएक्शन कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन का जो मेन मीनिंग है, अर्थ है, बस इतना है। इस श्वसन को उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम सांस लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर पाचन क्रिया स्टार्ट होती है, तो जैसे ऊर्जा मुक्त होती है तो वहां पर उष्मा निकल कर जाती है, उष्मा निकलेगी तो हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या करेंगे? काम करेंगे, शक्ति मिलेगी, हमें शक्ति प्रदान करती है इस तरीके से। तो इसी को बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा यहाँ पर मिलती हमें तो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए हाँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसको रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देके स्पष्ट करो। आंसर देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, कौन? एक अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। तो यहाँ पर नोट करने की बात यह है, एक का हो रहा है ऑक्सीकरण, एक होता है, एक का हो रहा है अपचयन। एक अभिकारक का अपचयन हो रहा है और एक अभिकारक का हो रहा है ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार और समझें। देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, अभिकारक मतलब जो रिएक्शन में भाग लेता है, अभिकारक का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो जाता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या वो समझें, जिसको अपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अपचयन और उपचयन की थ्योरी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके समझिए। देखिए यहाँ पर कौन है? कॉपर ऑक्साइड है, आपको दिखाई दे रहा है CuO कॉपर ऑक्साइड। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन निकलकर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन CuO से यहाँ पर बचा केवल Cu, मतलब ऑक्सीजन निकलकर चला गया है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। क्या हुआ है? ह्रास हुआ है, तो इसी को बोलते हैं अपचयन। तो आप लिख सकते हैं अपचयन की थ्योरी में कि अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन निकलकर चला जाता है। ओके आगे समझे। यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है आन के, जिसके साथ ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है उसको बोलते हैं आप ऑक्सीकरण। देखिए अपचयन में ऑक्सीजन जो है निकलेगा और ऑक्सीकरण में जुड़ेगा। ओके एक बार वो समझे इसकी थ्योरी को, आसान है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और एक अभिकारक का अपचयन होता है। अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी ये कहलाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ चुके हैं। ओके एक तरफ हो रहा है अपचयन और एक तरफ हो रहा है ऑक्सीकरण। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। देखिए हाँ ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो काफी बार मालूम किया गया है, उसको समझें आप। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको पेंट क्यों किया जाता है? लोहे की वस्तु पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती है और जंग लगने से बच जाते हैं। तो लोहे पर जो हम पेंट करते हैं वो इस वजह से करते हैं क्योंकि जंगाल ना चढ़े। ऐसा मान लो ये लोहे की एक छड़ है, ये लोहे की क्या है? एक छड़ है। अब यहाँ पर क्या है? वायु है। ऊपर क्या होगी? वायु, एयर होगी। मान लो यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे जो बीच का गैप है
इसके बीच के गैप में यहाँ पर आपने कर दिया है पेंट, लोहे की छड़ के बीच में पेंट कर दिया है। अब ये जो नमी है इससे जो लोहे की छड़ है उससे कांटेक्ट में नहीं आएगी, संपर्क में नहीं आएगी। यदि संपर्क में नहीं आएगी तो वो जो है जंगाल लगने से बच जाता है। तो जो पेंट होता है वो इस रिएक्शन को होने से बचा देता है, जिससे जंगाल नहीं लगती है। तो आसान है, आप कैसे भी घुमा फिरा कर लिख सकते हैं कि लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो आप लिखेंगे लोहे की वस्तुओं पर पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि वह जंग लगने से बच जाते हैं, उनकी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं हो पाती है। इस तरीके से लिख दें। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला समझते हैं। इसको देखें फ्रेंड्स, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है, क्यों बदल जाता है, ये आपको समझना है। देखिए आंसर देखिए, लोहा, कौन, लोहा Fe कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक यहाँ पर बताया गया है, मेंशन किया गया है कि जो लोहा है वो ज्यादा पावरफुल है कॉपर से, अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को ही हटा देता है, कॉपर को ही विस्थापित कर देता है, उठाकर डाल देता है एक साइड को। अभिक्रिया का समीकरण निम्नवत है। ये एक्सटर्म थ्योरी आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ओके, समझिए इसको। देखिए तो यहाँ पर Fe की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराई है, तो इस Fe ने किया है, इस कॉपर को उठाकर विस्थापित कर दिया, यहाँ पहुंचा दिया है। तो जैसे इसको विस्थापित कर देता है उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में इसमें हुआ क्या है, ये रंग बदल जाएगा इसका। देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप हुआ क्या है कि विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। जो कॉपर था ये लोहे की कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट बना देता है, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट बना देता है, यह विलयन उसका प्राप्त हो जाता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से थोड़ा हल्का होता है। तो मतलब विलयन का रंग चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इससे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, एक विस्थापन अभिक्रिया भी इसी से लिखी जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, उसको समझें आप। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, जो भी मान लो कोई भी रिएक्शन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं तथा उत्पादों में, अभिकारकों तथा उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या है अगर वो समान है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। बिल्कुल आसान थ्योरी है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, कि वह समीकरण जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद दोनों ही बराबर हैं, उसके परमाणु दोनों ही बराबर हैं। इसके परमाणु और इसके परमाणु अगर दोनों ही बराबर हैं तो वो संतुलित नहीं तो नहीं है। देखिए Mg कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ पर Mg कितना, 1, ऑक्सीजन कितना, 1, तो आपको यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 2Mg होगा, 2O होगा। तो अब आन के इसकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है, आप यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं, तब इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी और संतुलित रासायनिक समीकरण ये बन जाएगी। तो आप यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है उसको देखें। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर है एक थ्योरी है संचारण, एक होती है विकृत गंधिता। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, कैसे वो समझें। एक होती है संचारण, संचारण किसको कहते हैं वो देखें। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, कोई धातु है, कोई भी धातु हो सकती है, जैसे Fe आ गया, सोडियम आ गया, कुछ भी आ गया, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल क्या होते हैं, इनका पेजमान 7 से क्या होता है, अधिक होता है कि कम होता है, कम होता है। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल में आ जाए, आर्द्रता में आ जाए, आदि के संपर्क में कोई आ जाती है तो तब यह संचारित होती है। संचारित का मतलब जंगाल आने लगती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया हो रही है उसको बोलते हैं संचारण। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, आपने देखा होगा, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। तो जैसी चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, वो उनका हो गया है संचारण। क्या हो गया है, संचारण। तो संचारण आसान थ्योरी है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाली है विकृत गंधिता। अब ये विकृत गंधिता का मतलब है जो गंधिता होती है, जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वो विकृत हो जाएगी, मतलब बदबू आएगी। जब बसा और तेल तथा
उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके, किससे, वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो उनमें से एक विशेष गंध आने लगती है। क्या आने लगती है, एक विशेष गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, ऐसे ही स्वाद खराब हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो आसान है, जब वसा और तेल में जो बनाए गए चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, अगर वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं तो उसमें से एक विशेष गंध आने लगती है, मतलब एक तरीके से बदबू आती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखना और सब हो जाते हैं खराब, जिससे हो जाती है विकृत गंधिता का ये पूरा एग्जाम्पल है। कौन, अचार और मुरब्बा। तो आसान थ्योरी, आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं इस तरीके से, अपने शब्दों में लिख सकते हैं घुमा फिरा के। नेक्स्ट वाला पढ़ें, देखिए काफी आसान है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है और संतुलित करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे आप पहला वाला समझें, यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्रिया कराई है, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है और H2 बना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, कार्बन कितने, 6, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1। तो कार्बन पूरे करने के लिए आपको गुणा करनी आनी चाहिए। किससे किस में गुणा करें, तो देखिए कार्बन कितने, 6, तो यहाँ पर 6 से गुणा करते तो कार्बन हो गए कंप्लीट। यहाँ पर H कितने, 12, H कितने 12, यहाँ पर H कितने 2। तो H पूरे करने के लिए आपको 6 दूनी 12, मतलब 6 से यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12। तो 12H यहाँ पर कंप्लीट, 12H यहाँ पर थे। देखिए इधर के मान के बराबर होने चाहिए, तो उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इधर के मान इधर के बराबर करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर आपने किससे कर दी, 6 से गुणा, और यहाँ पर भी कर दी 6 से गुणा। तो रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और ऊर्जा यहाँ से निकलकर चली जाएगी, मुक्त हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन गिर लें, ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12, 12 मतलब और 6 18, 18 ऑक्सीजन हो गए इधर, 6 दूनी 12 ये हैं, 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर हो गए। तो ऑक्सीजन भी पूरे हो गए इस तरीके से। दूसरी रिएक्शन यह है कि जैसे सोडियम की क्रिया यहाँ पर कराई है इन्होंने एथिल अल्कोहल से, किससे, एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कौन है, सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला है और हाइड्रोजन है। तो इसके मान कंप्लीट करें तो सोडियम की क्रिया इन्होंने किससे कराई है, एथिल अल्कोहल से कराई है। तो यहाँ पर आपने देखिए 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे, तो सारे मान कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे Na कितने हो गए, 2, और यहाँ पर देखिए 2 से गुणा करके Na कितने हो गए, 2। Na यहाँ पर है ना 2 से गुणा करके Na कंप्लीट हो गए हैं। और C2 मतलब C कितने, 4, 2 C ये हैं और 1 C ये है, मतलब दोनों के गुणा में है ना ये, 2 C ये और 2 C ये, 4 C भी कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए 2 C ये हो गए, ये 2 जो है C के भी गुणा में है तो 2 C ये, तो 4 C कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखें और इसकी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। H भी गिनकर देख लें, H कितने, देखिए 2 पंजे 10, 10 और 2 12H, देखिए 2 पंजे 10, 2 से गुणा करेंगे 12H, तो 3 दूनी 6H, 6H ये हो गए, 6H, देखिए 3 दूनी 6H और 4H, 10, 10 तो 12, देखिए ध्यान से 3 दूनी 6 तो ये हो गए, मत 2, इस 2 के भी गुणा में तो 4 ये बनाएगा, तो कितने 4H और 6H कितने हो गए, 10H, 10H और 2H कितने हो गए, पूरे हो गए पूरे 12H। तो सारे के सारे ये मान कंप्लीट है। वैसे ही रिएक्शन सारे के सारे ये नीचे कंप्लीट करके दे दिए हैं, बस आपको समझना था। और वैसे भी आप कॉपी पेन लेके बैठें और इसकी प्रैक्टिस करें, ओके। और लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको समझें, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है जब। तो ये भी काफी बार मालूम करता है एग्जाम में। देखिए चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, चूने के पानी में, तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है चूना। तो चूने के पानी में CO2 गैस यहाँ पर प्रवाहित करती है तो बन के क्या तैयार होता है, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और H2O मतलब जल बन जाता है। तो चूने के पानी में जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और H2 गैस बन जाएगा। नेक्स्ट वाला है, क्या होता है जब जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं, किससे, जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो जिंक धातु की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम जिंकेट। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सोडियम जिंकेट बन जाता है। तो यहाँ पर Zn कितने हैं, 1, यहाँ पे देखिए Zn कितने हैं, कंप्लीट हैं, 2 Na इधर हैं
तो 2Na मतलब Na2 मतलब 2Na पूरे हैं, O कितने हैं 2, और यहाँ पर O कितने हैं 2। तो रिएक्शन पहले से कंप्लीट है, बस आपको समझना है। और 2 से इस H की गुणा करेंगे तो 2H इधर है और 2H ही इधर है, मतलब H भी कंप्लीट है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाली रिएक्शन को देखें। नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या है वो देखें आप। ये हो चुकी है, ये हो चुकी है। आप देखें आप तीसरी वाली, देखिए तीसरी वाली समझिए। ये है वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रेवर का दहन। अब देखिए मैग्नीशियम की क्रिया आप कराएंगे ऑक्सीजन गैस से, तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर Mg कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर आपको 2 से गुणा करनी पड़ेगी। किससे 2 से, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 2Mg कंप्लीट हो जाएंगे, O भी कंप्लीट हो जाएंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या ध्यान रखना कि वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, प्राप्त हो जाता है। चौथा है जो लास्ट है आयरन, और यहाँ पर क्या है ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये आयरन ऑक्साइड है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम की क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर Al2O3 बन जाएगा आपका, और Fe यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। Fe क्या होता है लोहा। तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम से क्रिया कराई है, तो यहाँ पर Fe कितने हैं 2। Fe कितने हो गए पूरे, 2 से गुणा करते 2 Fe कंप्लीट, 2L कंप्लीट है, और यहाँ पे Al2 भी कंप्लीट है। वो कितने हैं 3 है, वो कितने हैं 3 है। तो सारी के सारी ये बैलेंसी हो गई है फ्रेंड्स। ओके, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके केवल चैप्टर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, बाकी सारे के सारे थ्योरी जो एग्जाम में आती है ज़्यादा से ज़्यादा हमने इस वीडियो में कवर कर दी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड।